Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. बच्चों हमने आज जिस टॉपिक को स्टडी करना है दैट इज कंपैरिजन बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन. Do they belong to the same group, that is group number 6A of the periodic table, but they show a very diverse kind of properties and very different properties from each other. So बेटा हम इस लेक्चर में इसका कंपैरिजन स्टडी करेंगे और कंपैरिजन में पहले हम देखेंगे कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और फिर देखेंगे कि उनमें डिफरेंसेस क्या हैं. बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से बोर्ड के पेपर में आते रहे. तो चलें आपको बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको इंट्रो में मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर. हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर में क्या कंपैरिजन बनता है. कंपैरिजन का मतलब है कि हम उसकी सिमिलैरिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे उन दोनों की और उनके डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे. अब स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे देने का मकसद क्या है. देखें, इससे पहले का पैटर्न ज़रा उठा के देखें तो आपको पता चलता है कि हर चैप्टर में ही उन्होंने जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ. तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने ऑक्सीजन का पेक्यूलियर बिहेवियर अलग से एक टॉपिक की सूरत में बताने की बजाय ऑक्सीजन और सल्फर का कंपैरिजन बता दिया है. और बच्चों याद रखो कि ये जो ऑक्सीजन और सल्फर का कंपैरिजन है, असल में ये कंपैरिजन ऑक्सीजन का बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ भी है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफरेंटली बिहेव करता है और सल्फर बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है. तो चलते हैं सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की तरफ और उसके बाद आएंगे डिफरेंसेस पर. तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ पर आते हैं स्टूडेंट्स. जो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिंस ऑक्सीजन एंड सल्फर both belongs to group number 6A या group number 16 of the periodic table, चूंकि एक ही ग्रुप में है सो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी, आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी. तो अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमें मिलती है 1s2 2s2 2p4. और अगर हम करते हैं सल्फर की जिसका एटॉमिक नंबर 16 है तो वो हमें मिलती है नियॉन. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे हो गए और नियॉन के बाद आपके पास आएगा 3s2 और 3p4. तो आप देखें कि दोनों की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम. तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी स्टूडेंट्स दोनों की, वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी ns2 np4. तो ये पहली सिमिलैरिटी है कि बोथ ऑफ देम विल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप. तो जो सेम ग्रुप में होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. गो के शेल नंबर डिफरेंट है. ऑब्वियसली ऑक्सीजन एक छोटा एटम है तो वो दूसरे शेल तक मुहित है जबकि ये तीसरे शेल तक जा रहा है. बट आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की क्या है, सेम है. स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ऑब्वियसली वैलेंसी भी सेम होगी. आपके सामने ही है, दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो ये दोनों ही 2 की वैलेंसी शो करेंगे. इसीलिए आप देखें कि ज़्यादातर केसेस में हमें ऑक्सीजन -2 नज़र आता है और सल्फ़र भी -2 हमें नज़र आता है. तो ये तो सिमिलैरिटी आ गई कि चूँकि दोनों की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ऑब्वियसली दोनों को ही दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो वैलेंसी 2 होगी. बेशुमार ऐसे कंपाउंड्स हैं, आप वाटर देख लें, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी 2 है, इसी तरह सल्फर की हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर वैलेंसी 2 है. तो ये 2 वैलेंसी दोनों ही शो करते हैं, ये इनमें एक कॉमन बात आ गई. तो ये भी एक सिमिलैरिटी है. स्टूडेंट्स, एलोट्रॉप्स की जहाँ तक बात है, इससे पहले भी हमने लेक्चर पढ़ लिया हुआ है कि जिसमें हमने एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था ग्रुप मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के ग्रुप मेंबर्स मैं आपको बता रहा था. तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं.
और स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि बाकी सारे मेंबर्स भी इनके एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों भी एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही पॉलीमेरिक हैं। पॉलीमेरिक का मतलब है कि पॉली एटम्स हैं, और हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? हमने पढ़ा हुआ है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स जिन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी पाया जाता है, O3 की फॉर्म में भी पाया जाता है, और याद रखिएगा इसके कुछ एलोट्रॉप्स ऐसे हैं जिनमें ये O4 की फॉर्म में भी है, और स्टूडेंट्स ये O8 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और सल्फर के बारे में आपको पता है कि सल्फर जो है वो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब वो किस फॉर्म में होता है? वेपर्स की फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में वो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है, वरना वो आपको S8 फॉर्म में मिलता है। तो आप यानी पॉलीमेरिक होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पॉलीमेरिक होने का मतलब है कि हमें इनकी एटॉमिसिटी जो है वो हमें दो या दो से ज्यादा मिलती है। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जैसे यहाँ O2 है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, O3 में एटॉमिसिटी 3 है, S8 के अंदर एटॉमिसिटी 8 है। तो आप देख लें कि ये दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि दोनों ही पॉलीमेरिक हैं, दोनों ही पॉली एटम्स या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स बना के एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी इन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी हमें नज़र आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी कैटिनेशन की भी निकलती है। ये दोनों ही ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ये दोनों ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये भी इन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी हमें स्टूडेंट्स नजर आ रही है कि ये दोनों ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे आते हैं कॉम्बिनेशन विद मेटल्स। ये आप समझ लीजिए कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनता है? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जब एक मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की सूरत में कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो हम कहते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन होगी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो यहां पे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब जाहिर है दो अलग एलिमेंट्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, जो ऑक्सीजन है ना स्टूडेंट्स, वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? ऑक्साइड्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स। और जो सल्फर है स्टूडेंट्स, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सल्फाइड्स। लेकिन ये होंगे आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन हो रहा है मेटल्स के साथ। और दोनों के अंदर यानी मेटल्स के साथ जब भी इनका रिएक्शन होता है, वेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और सल्फर जो है वो सल्फाइड्स बनाता है, तो इनके अंदर दोनों के अंदर स्टूडेंट्स हमें O जो है वो -2 की फॉर्म में और सल्फर जो है वो भी -2 की फॉर्म में मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम, तो मेटल विल बिकम पॉजिटिव एंड डेफिनेटली दे विल बिकम नेगेटिव। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में -2 की फॉर्म में और सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में S-2 की फॉर्म में हमें नज़र आएगा। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल हो सकती है, सोडियम ऑक्साइड की एग्जांपल हो सकती है, ये हम ऑक्साइड्स की एग्जांपल ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी बात करते हैं तो सोडियम सल्फाइड हो सकता है, और दीगर सल्फाइड्स मौजूद हैं। नियरली सब मेटल्स के साथ तकरीबन इसका रिएक्शन हो जाता है एंड दे फॉर्म देयर सल्फाइड्स। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों में एक और जो प्रॉपर्टी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वो है इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। सिंस दोनों ही बहुत अच्छे
नॉन मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर तो होगी, और दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इसलिए मेटल्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन होने के नतीजे में दे विल गेट द नेगेटिव चार्ज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स भी दोनों का हो जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कार्बन की अगर एग्जांपल लूँ तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी रिएक्शन कर जाता है और कार्बन के साथ सल्फर भी रिएक्शन कर जाता है। सो कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स के नतीजे में क्या बनता है स्टूडेंट्स? बनते फिर वही कंपाउंड्स हैं, यानी जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड ही बनाएगा, सल्फर जब रिएक्ट करेगा उस एलिमेंट के साथ तो वो सल्फाइड ही बनाएगा, बट यहाँ पर जो नेचर होती है कंपाउंड्स की वो चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन आयनिक कंपाउंड्स की नहीं फिर होती, फिर कोवलेंट कंपाउंड्स की हो जाती है। तो कोवलेंट ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्म में भी ये कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ये प्योरली चूंकि दो नॉन मेटल्स का रिएक्शन है, दो नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोवलेंट इन नेचर होंगे। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर, ये दोनों के अंदर कॉमन प्रैक्टिस या कॉमन प्रॉपर्टी निकल आई है कि दे आर गोइंग टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज दे आर गोइंग टू मेक कोवलेंट कंपाउंड्स। ओनली द डिफरेंस इज व्हेन दे आर गोइंग टू मेक आयनिक कंपाउंड्स दे आर रिएक्टिंग विद मेटल्स, और जब वो रिएक्ट कर रहे हैं कोवलेंट नॉन मेटल्स के साथ तो वो बना रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। बनने वाले कंपाउंड्स ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स ही होंगे। नेक्स्ट बात, इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके एक चीज का अंदाजा तो हो गया, चूंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रखते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कोवलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इनकी जो नेचर निकलती है वो निकलती है नॉन मेटल्स की। सो ये इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। अकरेंस की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, तो आप प्रीवियस टॉपिक याद कर ले, हमने पढ़ लिया था उसमें कि ये फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं और दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो ये इनकी एक कॉमन बात है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, और ये दोनों फ्री फॉर्म में भी हमें मिल जाते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने इस पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली हुई है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये हैं वो सारी सिमिलैरिटीज। अब आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर, लेकिन बड़े बड़े डिफरेंसेस में आने से पहले हम यहाँ से कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस को भी ड्रॉ करेंगे। हैं तो वो भी डिफरेंसेस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। वैलेंसी, अब ये कॉमन बात है कि दोनों ही 2 की वैलेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यहां पर सल्फर जो है स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे सल्फर के स्पेलिंग्स में F लिखा है स्टूडेंट्स, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। व्हेन यू फॉलो द ब्रिटिश लैंग्वेज तो ये स्पेलिंग्स हैं, व्हेन यू फॉलो द अमेरिकन लैंग्वेज तो ये स्पेलिंग्स हैं, बोथ आर करेक्ट। तो सल्फर की जहां तक हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सल्फर हमें वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है स्टूडेंट्स। ये हमें 2 की वैलेंसी तो शो करता है, वो कॉमन है दोनों के अंदर। ये हमें 4 की वैलेंसी भी शो करता है और ये हमें 6 की वैलेंसी भी शो करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पे आप यहां पर देख लेंगे आपको 2 की वैलेंसी शो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में आते हैं तो सल्फर हमें वहां पे 6 की वैलेंसी शो करता हुआ नजर आ रहा होता है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात करते हैं वहां हमें वो 4 की वैलेंसी शो करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों की वैलेंसी 2 है, ये कॉमन है, लेकिन सल्फर 4 और 6 की वैलेंसी भी शो करता है जो कि ऑक्सीजन नहीं कर पाता। और उसकी रीजन स्टूडेंट्स हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सबशेल। तो ये पहला डिफरेंस ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि वैलेंसी 2 होना सेम बात है,
लेकिन चेंज भी हो सकती है। सल्फर 4 और 6 की वैलेंसी भी शो करता है जो कि ऑक्सीजन नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस हम निकालेंगे एलोट्रॉप्स में से। देखें, एलोट्रॉप्स दोनों के एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स में क्या है, फर्क है। मिसाल के तौर पे एलोट्रॉप्स वाले पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि उसके 9 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बताया था कि उसके 9 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम दो को ही पढ़ते हैं, एक O2 और एक O3। जबकि सल्फर के हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टूडेंट्स पढ़ा है कि सल्फर के मोर देन 20 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 3 की स्टडी करते हैं जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्फा, बीटा और गैमा के नाम से याद रखा। तो स्टूडेंट्स, एलोट्रॉप्स दोनों के एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉमन बात है, लेकिन एक के कॉमन एलोट्रॉप्स 2 हैं ऑक्सीजन के और एक के कॉमन एलोट्रॉप्स 3 है, ये तो डिफरेंस आ गया। तो जो कॉमन एलोट्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो कॉमन एलोट्रॉप्स हैं वो इसके 3 हैं और ऑक्सीजन के कॉमन एलोट्रॉप्स कितने हैं, 2। हमने प्रीवियस टॉपिक में इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन कर ली हुई है। सो दूसरा डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कि ऑक्सीजन के कॉमन एलोट्रॉप्स 2 और सल्फर के कॉमन एलोट्रॉप्स 3 है, ये एक डिफरेंस आ गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कैटिनेशन के अंदर भी डिफरेंस है। हमने मान लिया कि दोनों ही ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही कैटिनेशन का प्रोसेस शो करते हैं, बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ऑक्सीजन है ना, उसकी कैटिनेशन लिमिटेड है इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कैटिनेशन लिमिटेड है और ये हमें 2-3 तरह की, जब हमें कैटिनेशन करता है वह 2-3 जगहों पे नजर आता है, जैसे ओजोन में उसने कैटिनेशन की हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए डायमेंशंस में, हमें सल्फर बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर हमें कैटिनेशन करता हुआ नजर आता है। तो चूंकि जगह कम है स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डायमेंशंस के साथ सल्फर मैंने मेंशन कर दिया है। इट मींस दोनों कैटिनेशन करते हैं, दिस इज द सिमिलैरिटी। लेकिन सल्फर बहुत ज्यादा किस्म की कैटिनेशन करता है या बहुत ज्यादा कैटिनेशन करता है, जबकि ऑक्सीजन की लिमिटेड हो जाती है कैटिनेशन। तो ये डिफरेंस आ गया। तो दोनों के अंदर वो प्रॉपर्टी है जरूर, लेकिन एक में कम और एक में ज्यादा। तो सिमिलैरिटी भी है, साथ ही साथ डिफरेंस भी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, दोनों की हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, हम इस पे एतराज नहीं करते, लेकिन एक डिफरेंस भी तो है ना। और वो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। वो डिफरेंस आप खुद ही समझ जाएंगे जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के मुताबिक 3.5 है और सल्फर की 2.4 है, या 2.5 भी अक्सर जगहों पे लिखी होती है, लेकिन 2.4 है। अब आप खुद ही समझ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं स्टूडेंट्स, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बट एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, सोचिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जाहिर है अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जब ये किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ज्यादा पोलर या ज्यादा पोलैरिटी वाले बॉन्ड्स हमें नजर आएंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है इन द जूनियर क्लासेस दैट अ मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर व्हेन charges, partial positive and partial negative, appears on the poles, on the atoms. और partial positive और partial negative appear होने के पीछे reason क्या है स्टूडेंट्स? The reason is very simple, that is the difference in electronegativity values. तो जो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि दिस यानी ऑक्सीजन विल गोइंग टू मेक मोर पोलर बॉन्ड्स।
ये हमें ज्यादा पोलर बॉन्ड्स बनाता हुआ नजर आएगा एज कंपेयर टू सल्फर। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म्स व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स वाटर, एंड व्हेन सल्फर कंबाइंस विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं यहाँ पे कॉमन सी एग्जांपल्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ऑन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस वाटर, एंड ऑन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन सल्फर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड। जी तो प्यारे बच्चों, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इन दोनों में से किस में क्रिएट होती है? वाटर में क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन हो गया, इसलिए वो ज्यादा पोलर बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर नहीं आएगी। तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर है, ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन एक ज्यादा और एक कम है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें ये डिफरेंस भी पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने सिमिलैरिटीज वाले टॉपिक के अंदर से ही कुछ डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। अब आते हैं बाकायदा कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस की तरफ, जिसमें से पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट। बच्चों ये तो टॉपिक के जब हमने ये ऑक्सीजन वाला टॉपिक, ऑक्सीजन फैमिली वाला, कैल्कोजेंस वाला टॉपिक शुरू किया था, तो मैंने वहीं बता दिया था कि ऑक्सीजन इस ग्रुप में वाहिद है जो हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक है जी, तो ये हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है, और सल्फर जो है आपने पढ़ा ही हुआ है कि वो तो हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। तो ये एक क्लियर कट फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से, फिजिकल स्टेट के हवाले से सबसे बड़ा ये डिफरेंस हमें नजर आ गया कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ नॉर्मली डायटोमिक गैस या ट्राइएटॉमिक ओजोन, जबकि सल्फर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है वो भी पॉली एटम्स की फॉर्म में, लेकिन सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। सो ये इनका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2 बस। in peroxides it shows -1, but in more than 90% of its compounds it shows the oxidation state of -2। लेकिन सल्फर जो है स्टूडेंट, सल्फर के बारे में ध्यान में रखिएगा कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। अच्छा, वो कौन कौन सी हो सकती है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ये -2 भी शो करता है, ये +2 भी शो करता है, ये +4 भी शो करता है, और ये +6 भी शो करता है। और इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम पहले भी डिस्कस मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर देख चुके हुए हैं, और अभी इसके बाद भी हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आ जाएंगे जिनमें ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको एग्जिस्ट होती हुई नजर आएंगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? इसके पीछे लॉजिक को हम प्रीवियस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सबशेल, कि जब डी सबशेल इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी वजह से ये आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है भला? इसकी वजह से ये हो रहा है कि सल्फर जो है ना, वो हमें हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स की सूरत में नजर आ जाता है। सल्फर फॉर्म इट्स हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ये हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप इस लफ्ज पे गौर करेंगे तो आप मतलब समझ जाएंगे। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, इंक्रीज्ड, और वेलेंट का मतलब है वैलेंसी। तो चूंकि +4 और +6 का मतलब क्या है, हम वहां पर भी डिस्कस करके आए। जब ये 4 और 6 की वैलेंसी शो करता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये इसने अपने हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर दिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ऑक्सीजन का टेट्राफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और ऑक्सीजन का हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां से आप मेरा मतलब समझेंगे। अब अगर हम ओजोन, फर्ज कीजिए ऑक्सीजन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ पढ़ते भी हैं, जस्ट OF2 एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, और उसमें हमें नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की इस केस में +2 है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
बात अगर हम वैलेंसी की करें तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है और हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स इस तरह के प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ऑक्सीजन के कम से कम पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से। स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस दैट इज सॉल्युबिलिटी। ऑक्सीजन जो है इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और बच्चों, स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, यानी आप क्या लीजिए कि नॉर्मल सा ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तो किसी भी सूरत में वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। इसीलिए स्टूडेंट्स, लेबॉर्ट्रीज में हमने कार्बन डाइसल्फाइड रखा होता है और ये कार्बन डाइसल्फाइड में बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। बट ऑक्सीजन जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, और ये इसके डिसॉल्व होने की जो आप देख लें कि इसका फ़ायदा क्या है कि जितनी भी मैरीन लाइफ है वो सब इसी के ऊपर तो एग्जिस्ट कर रही है। सिंस द मैरीन लाइफ, जो फिशेस हैं, वो जो पानी के नीचे हैं, वो सारी के सारी उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो यही वाली ऑक्सीजन लेती है जो वाटर में डिसॉल्व हुई हुई है। लेकिन सल्फर किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंबस्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के बारे में याद रखिएगा, ऑक्सीजन इज itself non-combustible but it supports combustion। ये तो सारे बच्चों को पता है कि किसी भी जगह पर या किसी भी चीज को तब तक आग नहीं लग सकती जब तक वहां पे एयर या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन को अगर हम जलाएं, ऑक्सीजन खुद नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है। यानी आप अगर ये अंदाजा करें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी जगह ऑक्सीजन है और आप उसे आग लगाएंगे, ऑक्सीजन नहीं जलेगी, वो सब्सटेंस जिसको आप आग लगा कर लेकर आए वो जलेगा। यानी इट सपोर्ट्स कंबस्शन, इटसेल्फ नॉन कंबस्टिबल है। बट सल्फर के बारे में याद रखिएगा, सल्फर इज इटसेल्फ कंबस्टिबल। सल्फर तो फौरन आग पकड़ लेता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये कंबस्चन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। यानी किसी चीज की कंबस्चन हो रही है और वहां सल्फर आ जाएगा तो ये उसकी कंबस्चन को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि खुद जल जाएगा। तो ये दोनों के अंदर ये एक क्लियर डिफरेंस मौजूद है कि ये दूसरे को तो जला रही है, ऑक्सीजन खुद नहीं जल रही, और ये खुद जल रहा है लेकिन दूसरे की कंबस्चन के अंदर या उसको जलाने के अंदर किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑक्सीजन के अंदर और सल्फर में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा है कि मैग्नेटिज्म के हवाले से 2-3 तरह की प्रॉपर्टीज हमें नजर आती हैं सब्सटेंसेस। या तो हमें डाया मैग्नेटिक नजर आते हैं, या पैरा मैग्नेटिक नजर आते हैं, या फेरोमैग्नेटिक मिलती हैं। पर्टिकुलरली जब हम नॉन मेटल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो हम 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आइदर the substance is repelled by the magnetic field, तो उसको हम कहते हैं diamagnetic property या diamagnetism, and either the substance is attracted by the magnet and that is called as paramagnetism। तो स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। मैग्नेटिज्म की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन शोज पैरामैग्नेटिज्म, but sulfur is diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. अब यहां पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि सर दोनों एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़कर आए हैं सेम है, तो फिर ये पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया और ये डायामैग्नेटिक कैसे हो गया?
स्टूडेंट्स ये तो पैरामैग्नेटिक इसलिए है ना कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद कीजिए MOT मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में, और वहां पर जब आपने ऑक्सीजन की डायग्राम बनाई थी तो आपने देखा था कि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं पाई स्टेरिक या पाई स्टार ABMOs के अंदर पाए जाते हैं। ये स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। वो डायग्राम जरा जहन में लेकर आए स्टूडेंट्स तो आपको याद आ जाएगा। इसका मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर यानी O2 के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो सल्फर के अंदर क्यों नहीं है, हालांकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो बेटा उसका सिंपल सा जवाब ये है कि सल्फर जो है ना, सल्फर डू नॉट एग्जिस्ट इन S2 फॉर्म। ये S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, एक जगह पे करता है, जब ये वेपर्स में हो, ठीक है, यानी जब ये वेपर स्टेट में होता है ना सल्फर, तो तब ये S2 की फॉर्म में होता है। और जब ये S2 की फॉर्म में होता है तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन में, और तब ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन अपनी ग्राउंड स्टेट में सल्फर S2 फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रादर इन S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और S8 की फॉर्म में स्टूडेंट्स इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, मजेदार बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में होंगे ना, एटम की फॉर्म में, ये देखिए ये दोनों की एटम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। जब ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ एटम होंगे, तो दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये मोलेकुलर फॉर्म में आएंगे तो ऑक्सीजन अपने मोलेकुलर फॉर्म में O2 में आता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये S2 की फॉर्म में नॉर्मल कंडीशन में आता ही नहीं है, सिर्फ वेपर्स में आता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक सिर्फ वेपर्स की स्टेट में होता है। अदरवाइज सिंस इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8 व्हिच डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिएगा। और S8 की फॉर्म में आना बड़ा आसान है, आप भी बना सकते हैं। 8 सर्कल बना के उनको आपस में जोड़ दें, सल्फर के 8 एटम्स बना के ऐसे गोल सी चेन बना के आपस में जोड़ दें, आपको नजर आएगा कि हर सल्फर के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, तो उसने इधर एक सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया, इधर एक सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया, ये 8 एटम्स यूं जुड़ गए। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स S8 की फॉर्म में नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई इट बिकम्स डायामैग्नेटिक। बट इन वेपर्स फॉर्म सल्फर exists in S2 form, and in that case it shows the concept of paramagnetism. तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है। अब आते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ रिड्यूसिंग नेचर लिखा है। जब ये लफ्ज़ रिड्यूसिंग नेचर आ जाता है ना, तो फिर आप समझ जाएं कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि कौन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑक्सीजन की जो नेचर है, ऑक्सीजन एक अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई हमें सजेस्ट करती है कि वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवा देगा। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सल्फर बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल प्रॉपर्टी, अ डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो जनाब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये तो बड़े बड़े डिफरेंसेस स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें ज़्यादातर फिजिकल मैकेनिज्म्स आ रहे थे। अब आते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के हवाले से डिफरेंसेस पर आते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ तो पढ़ी, रिएक्शन विद मेटल्स भी हो जाता है, नॉन मेटल्स भी हो जाता है। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनमें हमें क्लियर कट डिफरेंसेस नज़र आते हैं।
पहला है रिएक्शन विद वाटर। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, नो रिएक्शन। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर जरूर है, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन। अगर हम सल्फर की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैं ये एरो बना के यहां पे लिख रहा हूं कि सल्फर also do not react with water। ये भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट नॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है बच्चों, यानी हमने जब सल्फर का रिएक्शन वाटर के साथ करवाना होता है ना, पहले हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाना पड़ता है, फिर हम वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। बट अगर सल्फर हमारे पास फ्री स्टेट में है तो सल्फर का वाटर के साथ आम हालात में तो रिएक्शन नहीं होता स्टूडेंट्स। अलबत्ता इट रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टूडेंट्स, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो भी हाई टेम्परेचर पर। तो हमें हार्श कंडीशंस देनी पड़ती हैं। स्टीम के साथ ये रिएक्शन करेगा हार्श कंडीशंस के ऊपर, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स सल्फाइड। तो ये अपना सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ। सल्फर जो है वो आम हालात में रिएक्शन नहीं करता, अलबत्ता हार्श कंडीशंस में स्टीम प्रोवाइड करने पर रिएक्शन कर जाता है, और सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सल्फाइड। अब आते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद एसिड्स, कि एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन क्या होगा। बच्चों, ऑक्सीजन एसिड्स के साथ भी कोई रिएक्शन शो नहीं करता, ना ही डाइल्यूट फॉर्म में, ना ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। बट सल्फर जो है ना वो रिएक्शन कर जाता है। इट readily oxidized when reacted with acids, या हम यूं लिख लेते हैं readily oxidized with acids। ठीक है, जगह कम होने की वजह से। तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। स्टूडेंट्स, सल्फर का जब हम नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज होके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4, along with the production of NO2, और साथ में वाटर बन जाता है। तो एसिड्स के साथ सल्फर जो है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ सल्फर जो है वो रिएक्शन कर जाता है। 6 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं, और 6 यूनिट्स ही NO2 के प्रोड्यूस हो जाते हैं, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों, ये भी एक डिफरेंस है कि ऑक्सीजन किसी भी सिचुएशन में एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ना ही कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। बट सल्फर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। इवन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है, जो कि इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं एल्कलीज के साथ रिएक्शन में, कि अगर हमारा पास एल्कलीज हो और हम ऑक्सीजन और सल्फर का रिएक्शन करवाएं तो बेटा ऑक्सीजन इसके साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता। तो याद कीजिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि असल में ये कंपैरिजन तो है ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का पेक्यूलियर बिहेवियर भी है। तो ऑक्सीजन एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, जबकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा सल्फर जो है वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये प्रोड्यूस करता है सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट्स।
सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट्स विद एल्कलीज। ये एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके मिक्सचर क्रिएट करता है सल्फाइड का और थायोसल्फेट का। इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सल्फर 6 यूनिट्स ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, उसके साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 और साथ में स्टूडेंट्स वाटर प्रोड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि 6 यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने रिएक्शन किया, सोडियम सल्फाइड भी बन गया, साथ ही साथ सोडियम थायोसल्फेट भी प्रोड्यूस हो गया और साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो गया। और इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स 2 यूनिट्स सोडियम सल्फाइड के और 3 यूनिट्स जो है वो वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। तो आप देखें कि केमिकली भी एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ये हार्श कंडीशंस पे कर रहा है, ये एसिड्स के साथ किसी सूरत रिएक्ट नहीं कर रहा, ये कर जाता है, और ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ये कर जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। फर्स्टली वी हैव स्टडीड द सिमिलैरिटीज के अंदर से ही कुछ डिफरेंसेस को निकाला, और इसके अलावा फिर हमने क्लियर कट बड़े बड़े डिफरेंसेस को स्टडी किया। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs इज कंसर्न्ड। इसको उस हिसाब से ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है उसको बुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा। So, dear students, that was the topic of comparison between oxygen and sulfur. और इसमें हमने बड़ी मज़ेदार बातें पढ़ी हैं, जो कि किताब से बाहर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसको अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक्स पे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इनमें सिमिलैरिटीज़ तो हैं, लेकिन साथ साथ डिफरेंसेस भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।